तो सर लाइट्स कैमरा एक्शन। गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात सर, माहौल जबरदस्त शानदार। तो सरकार जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके ओके गुड गुड गुड। ओके स्टार्ट करें सर। डन। तो सरकार सबसे पहली बात जो हमने अब तक पढ़ा समझ में आ रहा कि जा रहा? पक्का 100% गुड। तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमने सबसे पहले बात शुरू करी क्या? गवर्नमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट कौन? अरे गवर्नमेंट कौन? ओके गुड। सर सारे टैक्सेस किसने बनाए सर? हमने। सारे लॉज किसने बनाए? हमने। डेफिनेटली ऑल लॉज आर लॉजिकल और वो हम लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं। क्लियर? फिर हमने बात करी क्या कि सर जीएसटी आने से पहले जब एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वेट था, ये कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनमें स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो पा रहा था एंड देयर वर सम लकुनास इन द प्रीवियस लॉज। इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको इरेडिकेट करके एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लिया जिसका नाम क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? जीएसटी सो दैट 10 का क्रेडिट मिलने लग जाए सबको सर। हाँ है ना मालिक? तो एक बार मुझे यार, मैं भूल गया, संडे था ना कल, तो मैं भूल गया 10 का क्रेडिट क्यों मिला, तो मुझे याद दिला दोगे सर? एक बार याद दिलाओगे क्या सर? तो सर आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ये सर क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। क्लियर? अच्छा, सैंडविच क्रेडिट हो या वेट क्रेडिट हो, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम है। जो सैंडविच क्रेडिट था वो सीजीएसटी हो गया, जो वेट क्रेडिट था वो एसजीएसटी क्रेडिट हो गया। हाँ ना मालिक? पक्का? डन। अच्छा, वीडियो क्लास में जो भी है सबको आवाज आ रही बेटा प्रॉपर? कंफर्टेबल एवरीबॉडी? यू आर कंफर्टेबल? पक्का? ओके गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? सर इंट्रा स्टेट सप्लाई पर क्या बोला मालिक? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, विद इन द स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी। सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके जीएसटी काउंसिल बनाया। क्या बनाया बेटा? जीएसटी काउंसिल। एंड सर इन सब ने मिलके जीएसटी लॉ बनाया। एंड सर हमने बात करी थी क्या सर? एक सीजीएसटी एक्ट बना। क्लियर? एंड सर 28 स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों में यूनियन टेरिटरी पर खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, खुद का विधानसभा है यहाँ पे सर। हाँ है ना? इसलिए इन तीनों में भी रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है साहब। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो एक सीजीएसटी एक्ट, 31 एसजीएसटी एक्ट, एक यूटीजीएसटी एक्ट यूनियन टेरिटरीज के लिए बेटा। हाँ है ना भाई? एक आईजीएसटी एक्ट और सर एक जीएसटी कंपनसेशन सेस। हाँ है ना भाई? टोटल 35 एक्ट बन गए। अच्छा, जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है? पक्का? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, जहां गुड्स या सर्विस कंज्यूम होगी, जो गुड्स का या सर्विसेज का डेस्टिनेशन होगा उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। और रेवेन्यू फ्लो कैसे होता है शायद आपको समझ में पूरा आ गया। है ना मालिक? पक्का? क्लियर? याद है बेटा? गुड्स बनाता महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से निकल के कहा गया राजस्थान में, गुजरात में, गुजरात से कहा गया सर राजस्थान में। अल्टीमेटली वो गुड्स या सर्विस कहां कंज्यूम हुई मालिक? और रेवेन्यू किसको मिलेगा?
राजस्थान को। क्लियर, समझे? इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स और सर जीएसटी आने की वजह से जिन जिन स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा रेवेन्यू का, उन सबको कंपनसेट करेंगे थ्रू जीएसटी कंपनसेशन सेस के फंड के थ्रू। बेटा हाँ है ना मालिक? यहां तक कुछ आ रहा कि जा रहा? याद है वर्ड टू वर्ड? वो पूरी पिक्चर याद आई आपको सर? गुड सर। फिर हमने बात करी थी क्या, आखिर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया। हाँ है ना मालिक? क्लियर, पूरे इंडिया में आया पर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आया, पर महबूबा मान गई। कब से? 8 जुलाई 2017 से। प्रपोज डेट था 1 जुलाई, मानी कब? 8 जुलाई। 7-8 दिन लगे समझने में कि प्यार क्या होता है। अरे क्लियर सर? अरे पक्का? ठीक सर। तो सरकार 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर में भी स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके वहां एप्लीकेबल कर दिया इसको। बेटा क्लियर, पक्का, डन। फिर हमने शुरू किया क्या, चार्जिंग सेक्शन नंबर 9 से। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1। सर बुक्स में ध्यान नहीं, नोटबुक में ध्यान नहीं, ध्यान पूरा इधर। क्लियर सर? पता है ये रिवीजन चल रहा है, रीडिंग नहीं चल रही है। विजन इज फ्रॉम माइंड, रीडिंग इज फ्रॉम आईज। क्लियर, समझा मेरी बात? तो आप अभी क्या कर रहे हो? और पता है रिवीजन उन्हीं का हो पाता है जिनका विजन होता है। क्लियर? और मेरी गारंटी है एक एक लाइन का विजन तैयार करके दूंगा 100%। बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए, और ध्यान भी मैं इधर उधर नहीं होने दूंगा। अरे क्लियर? अरे क्लियर? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1। CGST shall be levied on intra-state supply of what? Goods or services or both. Except alcohol liquor for human consumption. Yes or no? At the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of what? Value of such goods or service or both. हाँ है ना भाई? Clear? And it shall be payable by a taxable person. और taxable person मतलब a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST. मतलब अगर आप जीएसटी में लायबल नहीं हो रजिस्ट्रेशन के लिए, पर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन और जीएसटी पे करना पड़ेगा अगले दिन से। बेटा हाँ है ना भाई? और अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत अच्छी बात है, जीएसटी पे करना पड़ेगा साहब। पर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, स्टिल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्स तो हम आपसे लेंगे। हम आएंगे विद बैंड बाजा बारात और लेके जाएंगे किसको? दुल्हन है तुम सर। सुनना बात को ध्यान से, जीएसटी भी लेंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी सब होता है बेटा, ठीक है? वो धीरे धीरे बात करेंगे आगे जाके बेटा। क्लियर? अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ओके मालिक? डन। सरकार सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स। कितनी गुड्स? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। अरे क्लियर? समझे? ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जब तक नोटिफाई नहीं हुई तो 8% कितनी गुड्स है जिन पे जीएसटी नहीं लगता? 6। घूम लो और झूम लो। हाँ है ना सर? इन दोनों पे जीएसटी नहीं है। क्लियर? पक्का? डन। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3। डॉन के केस में कौन लायबल है? अरे डॉन के केस में कौन लायबल है? बताता रहा हूं कौन लायबल है। अरे क्लियर सर? तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विसेज और बोथ को नोटिफाई कर सकता है। नोटिफाई करके बोल सकता है कि यहाँ पर रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, और रेसिपिएंट लायबल होगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और रेसिपिएंट पे ही सारे प्रोविजन लगेंगे एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे द जीएसटी। बेटा यस नो मालिक? अरे हाँ ना सर? ठीक सर, पक्का सरकार? ठीक। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 के मैंने 2 एग्जांपल दिए थे। एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एग्जांपल दिया था बेटा, और सेकंड सर वसूली भाई याद आया क्या?
रिकवरी एजेंट्स, यस या नो सर? पक्का सर? यहाँ पर रेसिपिएंट जो बैंक होता है वही डायरेक्टली टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वसूली हुए भाई को अपना केवल कमीशन देगा बेटा वो। क्लियर? ठीक सर, पक्का मालिक? डन। एंड सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 बिल्डर की बात करी थी मैंने, याद आया बेटा आपको कि सर जहां पर बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किससे बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट खरीदा था, याद है बेटा आपको? वेरी गुड, क्लियर सर। अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस अगर परचेस करी तो ऐसे केस में बिल्डर लायबल होगा, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4। हाँ 9(3) और 9(4) ये मैंने कल बताया है, अभी इन डेप्थ जाके आपको पढ़ाया नहीं है सर, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यस या नो सर? पक्का? डन। ये है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजन। अब सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5 हमने बात करी थी क्या? ओला, उबर, रैपिडो एटसेट्रा के लिए टू बी कंटिन्यूड, और वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं लेके प्रभु का नाम। बोलो जय श्री राम। ये हुई बात सर। आइए मालिक, आइए मालिक, बात शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 से। अच्छा यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? यहां तक क्लियर है सर आपको? ओके बच्चों, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे, इधर ध्यान। मुझे ये पता है कि लास्ट 2 दिन में जो हमने पढ़ा यहाँ पे, आप बस घर से उठ के आ गए बेटा यहाँ पे। क्लियर? ये मुझे पता है, ठीक है? हाँ ये मेरी गारंटी है, भूलने कुछ नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने कुछ याद कराया ही नहीं है। ओके सर, पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हावी हो जाता है तो भारी पड़ जाता है सर। ओके बच्चों, इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? अभी शुरू हुआ था, आप भी अभी सेटल हुए होंगे, बाहर से आए होंगे, घर वगैरह सेट किया होगा आपने, पर फिर भी सर ये मत समझना अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है? पता ही नहीं पड़ेगा सर कब बम फूट जाएगा। ओके बच्चों, इसलिए इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि आपको सेम डे जाके जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना। और हाँ मेरी गारंटी है आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा घर पे सर, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आप देखो ना सर 2 दिन में जो हमने पढ़ा सर, फटाफट फटाफट कैसे रिवाइज हुआ सर। अरे क्लियर? समझे? एक एक वर्ड आपके यहाँ फीड करके भेजूंगा, ये गारंटी। पर सर आपके एंड पे एक बार होगा ना तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा सर। ओके? क्योंकि सर जब मैं सामने खड़ा हूं और आप रिवाइज कर रहे हो, उस टाइम बोल रहे हो, तो आपको लगता है सर की वजह से याद आ रहा है, पर सर जब खुद पढ़ के देखोगे फिर आपको याद आएगा ना, और मेरे को तो सही में सब कुछ याद है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो, समझे मेरी बात? क्लियर? दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। तो सरकार शुरू करते हैं हम सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5 शुरू करेंगे सर। ओके मालिक। सर सर अरे वाह 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 वाह, सपने में कहीं हम तो नहीं आते रात को बेटा? ठीक सर। सरकार नहीं, सपनों में आया वो ठीक है, पर गलत सपनों में नहीं आना चाहिए बेटा, है ना? हाँ सर। पॉइंट ये, गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है सर? गवर्नमेंट के पास। देखना, अच्छा जैसे ही आपको अब ये कोई भी एक्ट पढ़ो, कोई भी, केवल जीएसटी की बात नहीं कर रहा, जहां पे भी दिख जाए गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? डेलीगेटेड पावर। क्लियर सर? ध्यान देना बेटा, ठीक है? और जीएसटी के अंदर डेलीगेटेड पावर अगर है तो हमेशा क्या होगा बेटा? ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, वो हमेशा होगा। क्यों होगा सर इसके अंदर जीएसटी में? क्योंकि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पावर दे दिया और उसने कोई अमेंडमेंट कर दिया तो सर उनकी मनमानी चल जाएगी बेटा। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया डायरेक्ट बिना जीएसटी काउंसिल के, तो सर वो जीएसटी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा पूरे इंडिया में एक जैसा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सर। सर गवर्नमेंट हैज द पावर that on the recommendation of the GST Council they can, ध्यान से, notify certain services, mind it, they can notify certain, ओ मालिक, they can notify certain, सर गुड्स नहीं है, केवल क्या है? देखो इधर ध्यान दो, ये 9(4) यहाँ पे गुड्स और सर्विस और बोथ लिखा है सर, हाँ है ना भाई? देखो 9(3) गुड्स और सर्विस और बोथ लिखा है बच्चा।
क्लियर? 9(2) में तो 5 गुड्स थी बेटा जिसमें जीएसटी नहीं लगता बेटा सर। 9(1) लेवी वाला सेक्शन था, गुड्स और सर्विस बोथ लिखा बेटा, हाँ है ना भाई? सो 9(5) इज ओनली फॉर सर्विसेज। ओके बेटा, ठीक सर। अच्छा 2 मिनट ध्यान देना बेटा, मस्त होके, ऐसा दिमाग खराब करूंगा सर। गवर्नमेंट इज द पावर that on the recommendation of the GST council they can notify certain services, और services को notify करके बोल सकते हैं कि if these services are supplied through an इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, प्यार से लिख रहा हूं क्या, ECO। ओके मालिक, if these services are supplied through an electronic commerce operator ECO, then ECO shall be liable to pay GST on these services, and all the provisions of the act shall apply on ECO as if ECO is the supplier of such services, full stop, as if ECO is the supplier of such services। ओके मालिक। अभी ध्यान दे बच्चों, ओके सर 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 सरकार क्या हो गया, क्या सर 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 सरकार अटक गया था बीच में बेटा सर 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 अटक गया था। सरकार सुनना, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावर। अब पूरा ध्यान दे बेटा, लिखने का नहीं सर, अभी ध्यान दे सर, है ना, अभी विजन बनाने का वक्त चालू हो गया है। ओके बेटा ध्यान देना। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, एंड नोटिफाई करके बता सकता है क्या, इन सर्विसेज को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और वही सारे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट उस पर अप्लाई होंगे और उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। सुन लिया आपने, अब समझना होगा। सर पहली बात तो यह केवल सर्विसेज है बच्चों, वो भी सारी सर्विसेज नहीं है, केवल नोटिफाइड सर्विसेज है। क्या क्या है सर, और एट प्रेजेंट केवल 4 सर्विसेज ही है नोटिफाइड। कितनी बेटा, 4, या आप एक सर्विस को स्प्लिट कर दिया है तो 5। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सम सर्विसेज, ठीक है सर, क्योंकि ये भी अगेन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के टाइम बेटा, ठीक है। सुनना बच्चे, 93, 94, 95 हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 7 में, पर अभी बताना बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए। पता है आपको इतना मस्त है सर, ये इतना मस्त पेन पढ़ाऊंगा। ओला उबर का नाम सुना आपने बेटा, उन पे ये एप्लीकेबल है। ओला 5 साल तक गलत करता था सर, 5 साल बाद समझ में आया कि प्रोविजन में क्या लिखा है सर। कितने, 5 साल लगे उनको समझने में। क्लियर सर, मैं डे 1 से कह रहा था कि यहाँ पे प्रोविजन ऐसे अप्लाई होगा, बट समझ नहीं आई। उबर वाज डूइंग करेक्ट। हमारे भी एक क्लाइंट है इस तरह के सर, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। क्लियर, उनको वो लेके आया मेरे पास 2017 जब शुरू हुआ था जीएसटी तब,
कि सर अब हमारे केस में क्या होगा, उबर तो ऐसा कर रहा है, ओला ऐसा कर रहा है, हम क्या करेंगे। मैंने कहा इनको लगा, इनको हटा साइड में, मैं बताता हूँ तुमको क्या करने का। क्लियर, सुनना ध्यान से बात। ओके, उस लेवल से अगर पढ़ना ध्यान इधर बेटा। ओके, तो सरकार, गवर्नमेंट के पास पावर है, किसके पास पावर है सर, कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया तो उन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में अगर आपने उन सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। लास्ट में सर मेरे साथ बोलना है आपको, एज इफ ईसीओ इज द, छोड़ दो पेन वगैरह सब कुछ, ध्यान दो, एज इफ ईसीओ इज द, ठीक है सर। एग्जांपल देता हूं मैं, ओला उबर इज द बेस्ट एग्जांपल, स्विगी भी ले सकते हो आप सर, स्विगी जोमेटो भी इज ऑल्सो कवर्ड हियर बेटा। ओके सर, मैं अमेजोन का एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि केवल सर्विसेज है यहाँ पे बेटा, और वो भी कुछ सारी नहीं बेटा। ओके बच्चों, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ओयो बेटा, ये देखो आप, अभी इसको यही नहीं पता है कि ओयो से सर्विसेज सप्लाई होती है कि गुड सप्लाई होती है बेटा। सर ओयो दोनों सप्लाई होते हैं बेटा, वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई बेटा। ओके सर, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में बेटा। वैसे ओयो रूम जहां आप जाते हो वो भी कवर है इसमें बेटा, पर हाँ उसको अगर विजुलाइज करूंगा बेटा कुछ और ही विजुलाइज करेंगे आप बेटा सर, इसलिए सुना, ओला उबर बेटा, मान लो मैं हूं टैक्सी ड्राइवर बेटा, क्या चलाता हूं बेटा, टैक्सी। सर सुनना ध्यान से, क्या ड्राइव करता हूं बेटा, अब सरकार सुनना बात को ध्यान से, मेरी टैक्सी इज लिस्टेड ऑन ओला, ओला इज एन एप्लीकेशन, ओला इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसपे ये टैक्सी वाले ने अपना टैक्सी लिस्ट किया हुआ साहब, आप वो पैसेंजर्स बच्चों, क्लियर। आपको मान लो पुणे शुक्रवार पेट से कहा जाना है, कहा स्वर्ग, स्वारगेट, अच्छा स्वारगेट, चलो ओके 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 मैं समझ रहा हूं आप क्या चाह रहे हो बेटा जीवन में सर, पर बता रहा हूं, कह रहा हूं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है सर। हाँ वो बात अलग है, मैं यहां अलग विजन क्रिएट कर रहा हूं, आप कुछ अलग ही विजुलाइज कर रहे हो सर, और वो भी सुबह सुबह सर। सरकार अब पॉइंट ये कि मालिक सुनना, मान लो शुक्रवार पेट से आपको शिवाजी नगर जाना है सर, मान लो, ओके मालिक। सर आपके पास ओला ऐप है बेटा, आपने ओला ऐप ऑन करी, टैक्सी बुक किया, नियरेस्ट टैक्सी वाला मैं ही था बेटा, अरे हाँ है ना भाई सर, टैक्सी लेके पहुंच गया बेटा मैं, ओके। यहां से हम गए शिवाजी नगर, मान लो फेयर था ₹200, कितना था बेटा 200। अब मान लो ये जो सप्लाई जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यू टेल मी दिस सर्विस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना, ये सर्विस कौन सी बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। सर्विस सप्लायर कौन है बेटा एक्चुअली, भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी किसने बेटा आखिर, टैक्सी ड्राइवर ने बेटा। अच्छा सुनो, ये टैक्सी ओला की नहीं थी, टैक्सी तो मंगल की ही बेटा, हाँ आपने बुक किया है थ्रू ओला, क्लियर मालिक। ओला इज अ प्लेटफॉर्म जिसने सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को मिलाया है बेटा, जिसने सारे सप्लायर्स को और सारे रेसिपिएंट को एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्रीगेट कर दिया। यस एंड नो, दिस बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं सर इसको हम, एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस, क्लियर। उसने क्या किया, एग्रीगेट किया आपको और मेरे को बेटा, आपको और मेरे को मिला लिया सर एक ही जगह पे, ओके मालिक। अब सर क्या हुआ सर, एक्चुअली सप्लायर ऑफ सर्विस है मंगल, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है पैसेंजर्स, क्लियर। और ओला कौन है बेटा,
एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एक ईसीओ है जिसको कॉमन सेंस में एग्रीगेटर भी बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेटर। हम ईसीओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? हम ईसीओ, क्योंकि हमको जीएसटी पढ़ना, जीएसटी में ईसीओ वर्ड ही यूज हुआ है बेटा। ओके मालिक, ठीक। सर्विस टैक्स जब आया था ना सर, सर्विस टैक्स जब था तब इसमें एग्रीगेटर बोलते थे बेटा, अभी ईसीओ नाम रख दिया सबके लिए कॉमन एक। ओके ठीक सर। अब मालिक एक्चुअल सर्विस सप्लायर में हूं, सर्विस रेसिपिएंट आप है। सर जब नया नया जब ये बिजनेस चालू हुआ था उबर ओला वाला बेटा, बहुत मजा आया लोगों को सर, पर गवर्नमेंट को समझ में आया साहब टैक्स का क्या होगा, सर्विस टैक्स का। उस टाइम सर्विस टैक्स था बेटा, वही अभी जीएसटी है बेटा। क्लियर? सर आप मुझे बताओ, ये टैक्सी ड्राइवर को देख के बताओ, क्या है टैक्सी ड्राइवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा? सोच के देखिए बेटा, प्रैक्टिकली होके सोच के देखिए बेटा। सारे टैक्सी ड्राइवर का मेजॉरिटी ऑफ द जो क्राउड है ना, उसको देख के आप सोचिए सर इतना ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नहीं है सर यार ये। हाँ है ना भाई? सर वो टैक्सी ड्राइवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। क्या आपको लगता है वो जीएसटी पे करेगा? क्या आपको लगता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा? सीए अपॉइंट करेगा? पर सर ओला तो बड़ा आदमी है। अच्छा पैसेंजर्स तो एंड कंज्यूमर से बेटा, वो तो डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट को बच्चे। क्लियर? अब सर गवर्नमेंट ने देखा यार टैक्स तो आ ही नहीं रहा अपने पास, मजा तो खूब आ रहा लोगों को, बिजनेस तो बहुत बड़ा ग्रो हो रहा है सर ये। क्लियर? तो वहां गवर्नमेंट लेके आई इसमें क्या, बिफोर सर्विस टैक्स एग्रीगेटर बोलते थे, अभी ईसी वाला सेक्शन 95, और वहां गवर्नमेंट ने बोला क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोला सर? दिमाग खराब मत करना मंगल। ओला तू तो बड़ा आदमी है, तू तो समझदार है, तू तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तेरा तो बिजनेस ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है ना भाई। यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। क्या बोला सर? तो ईसीओ एक्चुअल सप्लायर नहीं था सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ईसीओ ने प्रोवाइड नहीं करी थी सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस किसने दी थी बेटा? टैक्सी वाले ने, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? ECO will be treated as if ECO is the supplier of such services, and all the provisions of the act will apply on ECO as if he is the supplier of such services। भारत माता की जय। अब 200 रुपए जो आपने मेरे को दिए बेटा, अब 200 रुपए भले या तो आपने मेरे को पे किए होंगे कैश में बेटा, या ओला ऐप के थ्रू आपने पे कर दिया होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू, ओला मनी के थ्रू पे कर दिया होगा बच्चों। हाँ है ना भाई? ये 200 रुपए जाएंगे किसके पास बेटा? पहले ओला के पास। क्लियर? इस पूरे 200 पे हु इज लायबल टू पे जीएसटी? कौन लायबल होगा जीएसटी के लिए? मान लो 5% द रेट ऑफ टैक्स बेटा, मान लो 10 रुपये टैक्स होता है, 210 रुपए बेटा, तो मैंने आपसे 210 लिए होंगे बेटा। हाँ है ना भाई? 210 मैंने आपसे लिया होगा, और सर 10 रुपये ओला ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा। यस या नो? फिर ओला क्या करेगा सर? 210 में से 10 तो गया गवर्नमेंट के पास, जो आपने पैसेंजर ने दिया था बेटा, ठीक है? उसका मान लो कमीशन है 20 रुपये। कितना है बेटा? मान लो 20 रुपये ओला का कमीशन है, वो उसने अपना कमीशन काटा बेटा। क्लियर? रिमेनिंग अमाउंट 180 जो बचा वो मेरे को पे कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर मालिक? डन। क्लियर? सर मेरे को अल्टीमेटली 180 रुपये मिल गया। मान लो 20 रुपये इंक्लूसिव जीएसटी, उसका कमीशन जो था उस पर भी जीएसटी लगाया होगा सर उसने, वो उस पर जीएसटी लगा के वो खुद ही सप्लायर था। क्लियर? उसने मेरे को सर्विस दी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बेटा। अरे हाँ है ना भाई? ओला प्लेटफॉर्म सर्विसेज एक तरह से, ठीक है? उसका कमीशन 20 रुपये प्लस 20 रुपये इंक्लूसिव जीएसटी मान लो वो उसने लेके गवर्नमेंट को पे किया होगा, उसमें से जीएसटी 10 रुपये जो आपका और मेरा ट्रांजैक्शन था उस पर जीएसटी उसने पे किया होगा, रिमेनिंग 180 मेरे को पे कर दिया इसको ड्राइवर को बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? बताओ इस 200 रुपए के ट्रांजैक्शन पर हु इज लायबल टू पे जीएसटी? इस 200 रुपए के ट्रांजैक्शन पर सर, इस 200 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी हु इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज? ईसीओ ओला? आवाज नहीं आ रही सर? ईसीओ ओला? क्लियर? सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है? एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर कर रहा है बेटा, पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सप्लायर किसको मान लिया बेटा? ईसीओ को बेटा। सर आप मुझे बताओ टैक्स कौन पे कर रहा है? ईसीओ। सर मतलब टैक्स सप्लायर पे कर रहा है कि रेसिपिएंट पे कर रहा है? आवाज नहीं आ रही सर? और जब सप्लायर टैक्स पे करता है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही सर? इसलिए सेक्शन 95 रिवर्स चार्ज नहीं है, सेक्शन 95 क्या है बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। जबकि देश की आधी जनता समझती क्या ये 95 रिवर्स चार्ज है, खाक। सर एक मिनट, अगर आपने नोटिस किया हो
यहां पे क्या लिखा है बच्चों, एक मिनट, ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services. एक मिनट 9(4) में क्या लिखा था, all the provision of the act will apply on on recipient as if recipient is the person liable to pay GST. उसको सप्लायर नहीं बोला था बेटा, उसको केवल एक काम अलॉट किया कि तेरे को टैक्स पे करना है, ठीक है। 9(3) में क्या लिखा था, रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे GST। जब रेसिपिएंट टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हियर ओला इज नॉट द रेसिपिएंट, और एक्चुअली भी रेसिपिएंट नहीं था ओला बेटा, हाँ है ना भाई, रेसिपिएंट तो आप लोग थे बेटा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात, डन। इसलिए सर 9(5) इज द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई। मैं यहां पे आपके लिए लिख भी देता हूं, FCM मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यस या नो। कौन लायबल है भाई, कौन लायबल है सर, सप्लायर। क्लियर, सप्लायर कौन, ECO। और हाँ, ECO को पता है क्या बोला, इन नोटिफाइड सर्विसेज में तुमको ही टैक्स पे करना है, और हाँ तुमको ही टैक्स पे करना है, और हाँ तुमको ही टैक्स पे करना है। मतलब 3 बात बोली बेटा कि इफ ECO हैज द फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया तो उसको टैक्स पे करना है। उबर आउट ऑफ इंडिया ना बेटा यार, ये तो ECO के थ्रू काम चल रहा है बेटा, टेक्नोलॉजी के थ्रू बेटा, जरूर थोड़े ऑफिस हो बेटा यार। क्लियर, इसलिए 3 पॉइंट बोले बेटा। फर्स्ट, इफ द ECO इज द फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया तो उसको टैक्स पे करना है, और उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर इंडिया में है तो उसको टैक्स पे करना। और ना तो फिजिकल प्रेजेंस है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है, तो ऐसे केस में दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। मतलब पे तो उसी को करना पड़ेगा। ये टैक्सी ड्राइवर को देख लो, इससे ना हो पाएगा बेटा, हाँ ना सर। मतलब तुम ये बहाना नहीं बना सकते हो कि तुम्हें आउट ऑफ इंडिया हो तो GST के प्रोविजन कैसे अप्लाई होंगे, धंधा बंद कर दो, वी डोंट केयर। बट टैक्स तो तुम्ही को पे करना, यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन योर बिहाफ, यस या नो, पक्का। ये था सेक्शन नंबर 9। सब सेक्शन नंबर 5, 8 प्रेजेंट देयर आर सम सर्विसेज व्हिच आर नोटिफाइड हियर एट। सर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया ओला, उबर, रैपिडो एटसेट्रा। सर स्विगी भी आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा। मैं मान लो क्या बनाता हूं बेटा, मैं क्या बनाता हूं बेटा, सैंडविच, वड़ा पाव, चाह। ओके सर, मान लो मैं हूं सैंडविच वाला बेटा, क्या बनाता हूं बेटा, अब सर स्विगी के थ्रू आपने ऑर्डर किया बेटा। अब सर आप मुझे बताओ, ये सैंडविच वाला सैंडविच बनाएगा कि GST की रिटर्न फाइल करेगा बेटा? समझे आप मेरी बात बेटा? अगेन अगेन अगेन, ये देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बेटा, समझे? इतने बड़े लेवल की कॉर्पोरेट नहीं है जो GST में रजिस्ट्रेशन करा दे, रिटर्न फाइल कर दे, टैक्स पे कर दे, सब कर दे बेटा। क्लियर? इसलिए अगेन सेक्शन नंबर 9 लेके आए बच्चा ये लोग, हाँ है ना भाई? क्लियर? आपके जैसे ओयो रूम के लिए भी लेके आए बेटा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? पक्का, डन। प्लम्बर, कारपेंटर, सर urbanclub.com हाउसकीपिंग सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना भाई? ये भी नोटिफाइड है। ये सारी सर्विसेज मैंने बता दी बेटा आपको, ये सारी सब नोटिफाइड है बेटा। क्लियर? दीज आर द सर्विसेज व्हिच आर नोटिफाइड हियर एट अंडर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। और डिटेल में बात करेंगे कहाँ? चैप्टर नंबर 7 में। वैसे मैं मैक्सिमम बात कर चुका। हाँ, ओला गलत क्या कर रहा था ये मैंने आपको नहीं बताया बेटा। सर वो अभी नहीं बता सकता मैं आपको। क्लियर? बस अभी इतना समझ लीजिए, अभी इतना समझ लीजिए, ओला इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। ये वर्ड समझने में 5 साल लग गए बेटा उसको। क्लियर? समझे मेरी बात? हाँ, क्योंकि मैंने आपको वैल्यूएशन नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने आपको कंपोजिट सप्लाई नहीं पढ़ाया। ये सब जब पढ़ा दूंगा अपने आप आंसर आप देंगे बेटा। मैं चाहता हूं मैं आंसर नहीं दूं बेटा, मैं चाहता हूं आप आंसर दे बेटा। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? डन। इसलिए वो बात मैं अभी नहीं बता रहा कि ओला क्या गलती कर रहा था बेटा। बस मैंने आपको ये एम्फेसिस कर दिया कि किस वर्ड से वो गलती कर रहा था, किस वर्ड को मिस इंटरप्रेट किया था उन्होंने बेटा। ओके मालिक? ठीक सर। तो सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 खत्म होता है। अब आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया बेटा आपको ये। अरे नो सर, पक्का? तो सर एक बार
सेक्शन नंबर 9 पूरा बोल दूंगा बच्चों, ये पूरा सेक्शन नंबर 9 खत्म हो गया बच्चे आपके लिए। क्लियर? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 बोलता है क्या? CGST shall be levied on intra-state supply of what? Goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of what? Value of such supply, sir, and it shall be payable by a taxable person. है ना सर? पक्का दारू पे जीएसटी नहीं लगता। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 बोलता है 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी अभी नहीं लगता। क्लियर? लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अभी तक नोटिफाई नहीं किया। ये 6 गुड्स ऐसी है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। क्या बेटा? ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है 6 गुड्स, क्योंकि इन पे जीएसटी लेवी ही नहीं होता है। है ना मालिक? क्लियर? 9.3 बोलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ के लिए बेटा। सर 9.4 बोलता है क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब बिल्डर ने। क्लियर? नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज किया तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और बिल्डर लायबल होगा बेटा। है ना भाई? वो भी नोटिफाइड गुड्स सर्विस भी अप्लाई होता है, वो हमने पढ़ा नहीं बेटा अब तक। ओके मालिक? और एक केवल बिल्डर के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल अभी नहीं है। और 9.5 बोलता है क्या? ओला, उबर एटसेट्रा बेटा ईसीओ शेल बी लायबल। क्लियर? एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर, पर यहां पे केवल सर्विसेज है और वो भी नोटिफाइड सर्विसेज है, सारी सर्विसेज नहीं है। इसी के साथ सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब वो ठंडा है सर। रम रम गरम। सरकार जो सेक्शन नंबर 9 है, इधर ध्यान, ये लेवी वाला सेक्शन था बेटा। अरे क्या था मालिक? लेवी वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 9। जो सेक्शन नंबर 9 है सीजीएसटी एक्ट में, एब्सोल्युटली सेम सेक्शन नंबर 9 हर एसजीएसटी एक्ट में भी बेटा। वहां पे भी इंट्रास्टेट लिखा है, मैक्सिमम रेट 20% लिखी, वर्ड टू वर्ड सेम बेटा। क्लियर? सर आईजीएसटी एक्ट, क्या बोला सर? आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 1, इस एक्ट का नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 होगा। 1 जुलाई 17 से अप्लाई होगा, पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर 8 जुलाई को महबूबा मान गई। और है ना? क्लियर? फिर सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दे रखी जो काम की, हम पढ़ेंगे बाद में बेटा। ठीक है? पहले आ रहा हूं सेक्शन नंबर 5 जो चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट में। क्या है बेटा? चार्जिंग सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट में। सेक्शन नंबर 5 बोल दूं क्या फटाफट? पूरा सेम जो हमने सेक्शन 9 पढ़ा, पूरा सेम, हल्का सा चेंजेस आपको पता है बेटा। ठीक है? एक चेंज हो रहा है जो आपको नहीं पता, बोल दूंगा मैं आपके लिए। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 लेवी चार्जिंग सेक्शन आईजीएसटी का, आईजीएसटी शैल बी लेविड, जल्दी बोलो, आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट, इंट्रा आईजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 40% of what? Value of such supply of goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. Clear? सर सेक्शन 5 सबसेक्शन नंबर 2, वो 5 गुड्स कौन सी? पेट्रोलियम वाली जिन पे जीएसटी नहीं लगता। 5.3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 5.4 बिल्डर वाले केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया तो बेटा। है ना भाई? क्लियर? और 5.5 ओला उबर। ठीक है? समझे मेरी बात? अच्छा, हर जगह इंट्रा लिखा था सीजीएसटी में, यहां क्या होगा? इंटर बाकी एब्सोल्युटली सेम। अब सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो और है बेटा एडिशनल।
ठीक है, वो बात कर लेता मैं आपसे बेटा, ध्यान देना। यहां तक क्लियर आपको बच्चों? अरे यहां तक क्लियर? सर यार आप मुझे बताओ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या बोला मालिक? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा वीडियो क्लास में जो भी देख रहे बेटा उनको भी बोलना है, समझे मेरी बात? मैं आपको सुन रहा हूं, ओके? ऊपर वाला सब देख रहा है, हाँ है ना भाई? सर मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे सिंगापुर से कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया तो डायरेक्ट फ्लाइट आएगी और आपके घर क्या लैंड करेगी और गुड्स दे देगी आपको, है ना बेटा? अच्छा ऊपर से डिलीवरी कर देंगे बेटा, है ना गुड्स की? हेलीकॉप्टर के थ्रू बेटा, पैराशूट के थ्रू बेटा, है ना? वेरी गुड बेटा। सर ड्रोन के थ्रू बेटा, वेरी गुड। आप ये चीजें अगर इमेजिन करते हो कोई तकलीफ नहीं, इससे ज्यादा कुछ इमेजिन मत करना बेटा आप, ठीक है? सरकार कोई भी गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है तो सरकार उस पर लगता है क्या? कस्टम्स ड्यूटी। क्या लगता है मालिक? तो उसका कस्टम्स क्लियरेंस कराना पड़ता है। कहां से कस्टम क्लियरेंस होगा बेटा? कस्टम पोर्ट से। कहां से होगा बेटा? कस्टम पोर्ट से, एयरपोर्ट से, या बाय रोड आ रहा तो लैंड कस्टम स्टेशन बनाए होते हैं उसके लिए बेटा। क्लियर? सर साउथ की मूवीज देखी होगी बेटा आपने, वहां पे कस्टम पोर्ट दिखा दी बेटा, बड़े बड़े कंटेनर पड़े रहते हैं, हाँ है ना भाई? ऐसे ही एयरपोर्ट पे भी होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते बेटा, ऐसे ही लैंड कस्टम स्टेशन भी होते हैं, बाय रोड अगर आ रहा है तो बेटा। ट्रेन से भी गुड्स आता है बेटा, जैसे पाकिस्तान से ट्रेन आती है बेटा, याद आई बेटा मुन्नी? याद आई बेटा? क्लियर? सर वो गुड्स वाली ट्रेन में आ गई थी ना बेटा गलती से यार। क्लियर? तो बाय रोड भी गुड्स आता है बेटा। उसके लिए भी लैंड कस्टम स्टेशन बनाए होते हैं जहां से कस्टम क्लियरेंस होता है बच्चों। क्लियर? तो लैंड कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट जो होते हैं बेटा, जहां से कस्टम क्लियरेंस पहले कराना पड़ेगा, वहां कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके बाद गुड्स क्लियर होगी, डोमेस्टिक मार्केट में आएगी बच्चों, हाँ है ना भाई? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर बच्चों क्या बोला मालिक? कस्टम लगता है बेटा। अब सोचो फॉर एग्जाम्पल ये माउस दिख रहा है आपको बेटा, इस माउस की बात कर रहा हूं। अब सर मान लो डोमेस्टिक मार्केट में इस माउस को मैं आपको बेचता हूं बेटा, तो क्या लगेगा? जीएसटी। और यही माउस अगर मैं आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करता हूं और उस पर अगर जीएसटी नहीं लगा है, उस पर अगर जीएसटी, सस्ता हो जाएगा ना यार ये तो। इसलिए टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स इन रेस्पेक्ट टू डोमेस्टिक गुड्स, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है। क्या लगता है बेटा? कस्टम ड्यूटी लग रहा है, वो एक अलग चीज है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? सर वो तो वैल्यू को इक्वलाइज करने के लिए लगता है बेटा, हाँ है ना? वो अभी कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता इसलिए इन डेप्थ बात नहीं कर रहा, जितने काम की बात उतनी कर रहा मैं आपसे बेटा। पर सिंस डोमेस्टिक सप्लाई पे जीएसटी लगता है तो इंपोर्टेड गुड्स को जीएसटी से बाहर नहीं रख सकते, इसलिए सर कस्टम के साथ में क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी भी लगता है एज एन एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। कैसा लगता है बेटा ये? मतलब जब कस्टम क्लियरेंस कराएंगे ना बेटा, मान लो 100 रुपए का गुड्स है बेटा या 1000 का गुड्स है बेटा, उस पर 200 रुपये कस्टम है बेटा, टोटल कितना हो गया? टोटल 1200। इस 1200 पर एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, ये कस्टम्स का एक्ट है बेटा एक, और उसके सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 के थ्रू आईजीएसटी भी लगता है। और जब कस्टम क्लियरेंस कराएंगे ना बेटा, तो वहां कस्टम पोर्ट पे ही जब गुड्स का असेसमेंट होता है, गुड्स का टैक्स निकलता है, वहीं पर कस्टम के साथ में एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगा होता है जिसका नाम होता है आईजीएसटी, वो भी आपको वही पे करके फिर निकलना होता है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो ये सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 जो है आपका लेवी वाला सेक्शन, उसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है बेटा ये बात। क्या लिखा है बेटा? कि सर और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या लिखा मालिक? ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स along with the custom duty
एंड एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 विल बी कलेक्टेड इन द नेम ऑफ आईजीएसटी, और आईजीएसटी लेवी होगा बेटा पे। हाँ है ना भाई, क्लियर? और उस पर भी आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा सर, क्लियर? और कस्टम जब पे करते हो उसी के साथ पे करना होता है, अलग से कुछ सिस्टम नहीं है इस पे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम का सिस्टम चलेगा, किसका चलेगा बेटा? और कस्टम के सिस्टम में ही आईजीएसटी को ऐड कर दिया बेटा, ठीक है मालिक? पक्का? अच्छा सर, पता है आपने कभी जुआ खेला? जुआ सर बहुत साल तो कह रहे सर, यहाँ एकतम अकेडमी में पैसा जो दिया है वो जुआ ही तो है सर, देखते हैं जीवन में क्या होता है। सर नहीं, लॉटरी? अरे लॉटरी टिकट तो खरीदा होगा आपने। अच्छा आपने वो ऑनलाइन गेमिंग तो खेला होगा, मनी गेमिंग, रम्मी, ड्रीम 11, सट्टा लगा होगा आईपीएल पे बेटा? नहीं? अच्छा वो सर महादेव ऐप नाम सुना आपने बेटा? सट्टा सट्टा खेलते बेटा इसमें? नहीं, जिस दिन मेरी क्लास से इनकम ज्यादा नहीं होती बेटा उस दिन सट्टा खेलता हूं बेटा, दारू के साथ बेटा मैं। पर है ना जंगली रमी वगैरह, आपने एप्लीकेशन सुना होगा, 3 पत्ती, क्या बोलते हैं उसको? जंगली रमी पर आओ महाराज। सरकार तो जो महाराज वहां आए उनको सही में महाराज बना दिया गया बेटा वहां पे। अब मान लो, अच्छा एक बात और, इन पे भी जीएसटी लगता है बेटा, इन पे भी जीएसटी लगता है। इनको बोलते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या बोलते हैं सर इसको? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। और जीएसटी के पर्पस के लिए इनको गुड्स माना जाता है। क्या मानते हैं बेटा इसको? गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन में बात करेंगे, उस गुड्स की डेफिनेशन में ये सब भी आते हैं। तो सर मान लो वो जंगली को इंग्लिश में क्या बोलते रहे? वाइल्ड। wildrummy.com। सर तू जो सोच रहा है वो वाली वाइल्ड नहीं बेटा, है ना? रमी रमी। मतलब मैं कह रहा हूं ना, फालतू की पंचायती करो, ऐसी एनर्जी आती बेटा यहाँ पे। ये देखो अब सरकार, मान लो जंगली रमी, ये वेबसाइट मान लो आउट ऑफ इंडिया वाले की बेटा, क्लियर? अब आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप जुआ खेल रहे हो, ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो बेटा, क्लियर? तो उसको पैसा दिया होगा बेटा आपने। तो एक तरह से आउट ऑफ इंडिया वाला गुड्स बेच रहा है इंडिया के अंदर बच्चे। आप समझे मेरी बात को सर? तो ये भी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ यार, ये भी तो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ, क्योंकि एक्चुअली कोई गुड्स आ नहीं रहा है बेटा, पर उसको गुड्स माना गया जीएसटी के अंदर बेटा, क्लियर? सर तो इस पे भी आईजीएसटी लगता है, इस पे भी आईजीएसटी लगेगा, इसको भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स मानते हुए आईजीएसटी लगाएंगे अंडर सेक्शन में 5 सबसेक्शन 1 बेटा। हाँ है ना भाई? पर एक्चुअली कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है क्या? एक्चुअली कोई कस्टम क्लियरेंस हो रहा है क्या गुड्स का? इसलिए इस पे कस्टम नहीं लगता है बेटा, इसलिए इस पे कस्टम्स वो तो जीएसटी के पर्पस के लिए इसको गुड्स बोलते हैं बेटा, कस्टम के पर्पस के लिए इसको गुड्स नहीं बोलते हैं, क्लियर? तो ऑन इंपोर्ट ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, क्या बोला सर? ऑन इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आईजीएसटी शैल बी लेविड। क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा, कस्टम नहीं लगता बेटा। यहां तक क्लियर बच्चों आपको? क्लियर? डन। ये सेक्शन में 5 भी खत्म होता है। अब ये सेक्शन में 5 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में लिखा था कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगेगा, कस्टम के साथ आईजीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे सेक्शन में 5 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आईजीएसटी लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? यहां तक क्लियर? पक्का भाई? डन। 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एब्सोल्युटली सेम, बस वहां पे इंट्रा स्टेट लिखा है, यहां पर इंटर स्टेट लिखा है। ठीक भगवान? अरे पक्का मालिक? ठीक सर। सर यार एक चीज बताओ मुझे, आप पूछूं मैं आपसे बेटा, जीएसटी कब लगता है यार? ये देख भाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सी जीएसटी और एस जीएसटी, या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर आप हो बेटा तो सी जीएसटी एंड यूटी जीएसटी,
पर इंटर स्टेट सप्लाई क्या है तो मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो क्या लगेगा सी और एस, इंटर स्टेट हो तो क्या लगेगा IGST। मतलब कुल मिला के जीएसटी लेवी कब होता है बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए, जीएसटी लेवी कब होता है मालिक? व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी लगेगा? भले वो सी और एस हो या आई हो बेटा, ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पे टैक्स लगता है बच्चों? व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? आखिर सप्लाई क्या होता है सर? सर आखिर ये सप्लाई क्या होता है? इसको डिफाइन क्या है बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही केयरफुली अंडर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द CGST एक्ट। अंडर सेक्शन नंबर 7 ऑफ द CGST एक्ट सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया। एंड सर ट्रस्ट मी, ये वो डेफिनेशन है जिसको इतना ध्यान से गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है, क्योंकि सोचिए आप, अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर कोई सप्लाई के स्कोप से ही बाहर निकल जाए या सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आ रहा, तो जीएसटी लेवी नहीं होगा बेटा। भाई जीएसटी लेवी कब होता है? अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई में ही नहीं आ रहा है तो सर लेवी नहीं होगा, एंड लेवी नहीं होगा तो लायबिलिटी नहीं आएगी, लायबिलिटी नहीं आएगी तो पेमेंट की बात तो आती नहीं है, और सर पेमेंट की बात नहीं आती मतलब कलेक्शन की बात तो आएगी ही नहीं सर। हाँ है ना सर? क्लियर? पक्का? डन। तो सर सप्लाई वर्ड को हम पढ़ रहे हैं सर, द सप्लाई टर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7। शुरू करें भगवान मालिक। अच्छा आपको लिंकिंग तो बैठ रहा ना बेटा में? क्लियर? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं समझ में आ रहा है बेटा? देखो मैंने पहले सेक्शन नंबर 7 नहीं पढ़ा है आपको बेटा, सीक्वेंस में पहले 7 आता है फिर 9 आता है ना यार। मैं पहले 7 पढ़ता था, आपको पता ही नहीं पड़ता पढ़ क्यों रहे हम बेटा। हाँ है ना मालिक? सर आपका एक एक पॉइंट ऐसा विजन में फिट होना चाहिए सर, चीजें बिल्कुल कनेक्ट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है मालिक? और देखो अल्टीमेट मैं आपको ये बताना नहीं है कि देखो मेरे को कितना आता है, मेरे को ये बताना है कि देखो आपको कितना आ गया है बच्चा। क्लियर? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोचिंग। और क्या है यार, ये तो अल्टीमेट एम है हमारा सर, ठीक है? तो आपको चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट आए आप प्लीज लेट मी नो बेटा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज इतना ओवरऑल सफाई से हम बात करें कि सर डाउट आने की बात ही नहीं आएगी बेटा आपको। ओके बच्चों? क्लियर? वो मैं वैसे भी कवर कर लेता हूं बेटा अपने बीच में। ओके तो सर द टर्म सप्लाई, द टर्म सप्लाई is defined in section number 7। पढ़े क्या बेटा इसको? ओके सर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ये कहता है मालिक, अच्छा राइटिंग समझ में तो आ रही बेटा जो लिखता हूं मैं? पक्का ना बेटा? अच्छा दर्शन सर की समझ में आती है, मतलब आपकी तो आ ही जाएगी ऐसा? दर्शन सर डॉक्टरी कर रहे हैं बेटा धीरे धीरे। सर सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई, अब सुनो 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 रे, एक मिनट ओ मालिक 2 मिनट के लिए लिखना छोड़िए सर, ध्यान इधर। ए भाई 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 2 मिनट, कुछ बात करनी है आपसे सर। बोलू सर? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, B और C। या भी फ्लो में बोलने के लिए ABC बोल दो सर, ठीक है सर? सर एक मिनट सरकार 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 मस्त बात करते ना, समझे अपन लेंगे सर। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ABC। इसका मतलब क्या है? बस इतना सा मैंने बताया है, इसका मीनिंग क्या है मुझे तो ये बता दो सर आप। सप्लाई इंक्लूड्स ABC मतलब सप्लाई में A, B और C आता है, क्या यही आता है या ये भी आता है?
ओनली या ऑल्सो? श्योर? पक्का? माहौल शानदार। क्या लिखा है? सप्लाई। अगर यहां पे लिखा होता क्या? सप्लाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, यू आर इन द करेक्ट हैंड्स। माहौल। सर सप्लाई मीन्स अगर लिखा होता तो मतलब क्या होता सर? यहां पे बताओ। तुम ही हो। माई लाइफ मीन्स यू। तुम ही हो। माई लाइफ इंक्लूड्स यू। छपा। तुम भी हो। है ना? क्लियर? सप्लाई थोड़ा नोटोरियस है बेटा, ये बोलता तुम भी हो। सप्लाई इंक्लूड्स मीन्स नहीं लिखा बेटा, दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। सर सप्लाई इंक्लूड्स लिखा है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। एंड गवर्नमेंट इज सो स्मार्ट। मैंने आपको बोला है सर कि जीएसटी लॉ नया नया बना है, और अगर एक ट्रांजैक्शन भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकल गया तो सर उस पर जीएसटी नहीं लग पाएगा बेटा, क्योंकि लेवी के स्कोप से बाहर निकल जाएगा मालिक। है ना सरकार? इसलिए उन्होंने एक एक वर्ड लिखते वक्त ध्यान रखा कि सर या मीन्स लिखूं कि इंक्लूड्स लिखूं। तो यहां क्या लिखा? सप्लाई इंक्लूड्स तुम भी हो, और इसमें अगर कुछ कवर नहीं तो वो भी है। वैसे मैं बता देता हूं आपको, ये ए डबल ए बी और सी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं साहब, बट फिर भी तुम भी हो, स्कोप ओपन रखा बेटा। शादी करते वक्त ही बात कर ली सर कि तुम भी हो, एक्ट पास करते वक्त ही बोल दो साहब माई लाइफ इंक्लूड्स यू। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? पक्का समझे? तो सर क्लोज नंबर ए शुरू करें क्या बेटा हम? पक्का बच्चों? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी। ओके? ए बी सी नहीं बोला मैंने, ठीक है? ठीक है सर। अरे आप जो बोलते हो मेरे को समझ में आया था बेटा, पर उस टाइम रिएक्ट करना जरूरी नहीं था बेटा। सर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए। मालिक यह लिख रहा है बेटा, एक बार वापस करो ना ये। अच्छा लग रहा है अभी सर? सर ओके ओके ओके, आप खुश ना बेटा, बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन में सर। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए। सुनाई दे रहा है मुझे, बेरा नहीं हूं मैं सर। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए कहता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स। प्लीज सर, प्लीज सर, सर सर सर, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में ही ऊपर लिख दिया क्या? सप्लाई इंक्लूड्स। क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। सर लिख रहा हूं 2 मिनट। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। तो वो सप्लाई है। सर रात को 2-3 घंटे लगे याद करने में बेटा सर। अरे सर मेरा पहला प्यार यही है सर, क्या बताऊं, मेरी वाइफ के सामने बोल नहीं सकता ये बात। ओके सर सप्लाई उसको तो बोलना पड़ता माय लाइफ मीन्स यू बेटा, पर एक्चुअली कुछ और है सर। माय असली लाइफ तो मेरी जीएसटी है यार सर। यूट्यूब पे भी है क्या ये? यहां पे जो भी बोल रहा हूं सब काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer,
लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. When such supplies are made or agree to be made. Thank you so much काका. Thank you so much. ये बहुत ठंडा पानी है, इसको ओके ठीक. सर, when such supplies are made or agree to be made by a person when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. ओके लिख लो, अगर लिखना है तो फिर ऑपरेशन करेंगे कि वर्ड का. Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or service or both. When such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. ओके मालिक, अब ध्यान इधर. सर अभी जब लिख रहे हो ना, वो यहां ऐसा छापूंगा सर, मजा आ जाएगा सर आपको, गारंटी सर. क्योंकि मैं याद करूंगा नहीं, याद हो जाएगा सर, क्योंकि एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी सर. अभी सप्लाई इंक्लूड से कि सप्लाई मीन से भूल सकते हो आप बेटा, कभी भूल सकते हो कभी आप नहीं. बस मैं वो कहना चाह रहा हूं सर आपको. ओके बच्चों, ध्यान इधर. ओके ध्यान इधर. ड्रॉप द पेन प्लीज सर. सरकार बाद में लिखना बेटा, ध्यान इधर. मैं हूं ना अभी तो यार. सर सप्लाई इंक्लूड्स, सर सर नहीं, अरे अरे यार मालिक, ध्यान मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ. आप किसी और को देखते हो मेरे को अच्छा लगता है बेटा. सर मान लो, आई फील जेलस सर. चलिए चलिए. सप्लाई इंक्लूड्स, ध्यान इधर बेटा. सर 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 सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई. पता है, इसी में सब खत्म कर दिया बेटा इसने. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई लिख दिया बेटा, और आगे क्या लिखा? सच एज. क्या लिखा बेटा? सच एज. सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल, ये भी सच एज है बेटा. इसके अलावा कुछ और का तो भी आएगा बेटा. समझा हुआ? क्लियर सर? एक एक वर्ड को समझते बेटा, है ना? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल. ठीक ठीक ठीक. सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल. चलिए अब एक एक वर्ड को समझे बेटा. सर मैंने क्या बनाया बेटा? मार्कर्स, ब्रांड नेम, मंगल्स, डाकू मंगल. अब लूटने में कोई दिक्कत नहीं बेटा. सर अब मैं लूट सकता हूं सर. क्या सर? प्यार. सर सुनना बात. सरकार सरकार सरकार. सेल,
ये मार्कर मैंने आपको रुपीज 10,000 में सेल कर दिया, हाँ है ना भाई? अरे कितने में बेटा? 10,000 में। सर ये मार्कर मैंने आपको 10,000 में बेच दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल। और क्या है? हाँ है ना भाई? सेल कर दिया, एक्सचेंज। सर लाइफ में कुछ चीजें एक्सचेंज नहीं हो पाती बेटा, पर अगर आपने कोई गुड्स की बात करो बेटा मैं, या सर्विसेज की, वो अगर आपने एक्सचेंज करी, वो भी सप्लाई है बेटा। एग्जांपल, जैसे आप मोबाइल फोन खरीदने गए बेटा, आप जो सोच रहे थे ना उससे थोड़ा अलग बता रहा हूं बेटा मैं। सर मान लो आप मोबाइल फोन परचेज करने गए, होता ना सर, नया मोबाइल फोन है, मान लो रुपीज 45,000 का बेटा। आप कोई भी स्मार्टफोन लाइए, एक्सचेंज में आपको नया फोन मिल जाएगा कितने में? 35,000 बेचा। ऐसा कुछ ऑफर होता है ना कई बार यार, पुरानी टीवी दो, नई टीवी लो। टीवी की बात कर रहा हूं। अरे हाँ है ना भाई? तो सर एक्सचेंज होता ना मालिक, फिर वो भी सप्लाई है। तो शोरूम वाला जो ये टीवी, मान लो ओल्ड टीवी एक्सचेंज कर रहा है बेटा, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है बच्चों। ओके बच्चों, क्लियर? सर बार्टर, प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। जैसे मैंने क्या बोला, एक्सचेंज में क्या एग्जांपल दिया बेटा? 45,000 का गुड्स है, पुराना फोन दीजिए, नया फोन ले जाइए 35,000 बेटा, वो तो हो गया एक्सचेंज। और प्योर एक्सचेंज अगर है बस इसके बदले में ये मिल रहा है, वो होता है बार्टर। जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दोनों बर्बाद बेटा। सर अरे हाँ है ना? अबे हाँ कौन बोला है? सर सर सुनना, तो सर दिस इज कॉल्ड बार्टर। अरे क्लियर मालिक? सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बार्टर। क्लियर? ये भी सप्लाई है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर। मैंने अपने बिजनेस के एसेट्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, या मेरी एक और ब्रांच थी कहां? दिल्ली में, वहां मैंने इसको ब्रांच ट्रांसफर कर दिया, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, वो भी क्या है? सप्लाई। क्लियर? अच्छा देखो बेटा एक बात और है ना, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये तो केवल इन वर्ड्स को समझा रहा हूं बच्चों, इन वर्ड्स को समझा रहा हूं, ये सब भी आगे पूरे होंगे ना बेटा, तब जाके सप्लाई होगा बेटा। फॉर अ कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दर बिजनेस, वो भी होगा। ये तो इन वर्ड्स को एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं, ये वर्ड्स क्या होते हैं बेटा। ठीक ठीक ठीक, बॉर्डरली ग्रीन है बेटा, है ना? ओके, ध्यान देना। ओके ओके ओके, एक मिनट, यहां तक क्लियर बेटा आपको? क्लियर? बार्टर, ट्रांसफर, लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, आपने अकाउंट्स में नाम सुना होगा बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ये भी क्या है? सप्लाई है, भले वो गुड्स होता ना, गुड्स को मैंने लीज पे लिया, मशीन को लीज पे लिया बेटा, क्लियर? वो सब भी क्या है? सप्लाई है। लाइसेंस, सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस लिया मैंने बेटा, जैसे लेक्चर एंक्रिप्शन होते हैं बेटा हमारे, उसका लाइसेंस मैंने लिया बेटा, क्लियर? ये क्या है? सप्लाई। रेंटल, ये प्रीमाइसेस हमने रेंट पे ले रखा है बेटा, कोई गुड्स अपने रेंट पे लिए, कोई मशीन अपने रेंट पे ली बेटा, क्लियर? वो भी क्या है? सप्लाई है, क्योंकि केवल गुड्स के टैक्सेस मर्ज नहीं हुआ, सर्विस टैक्स भी मर्ज हुआ बच्चा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर रेंटल, और जैसे सेल ऑफ सर्विस भी होता है बेटा, हम कोचिंग सर्विस आपको सेल कर रहे हैं बच्चों, हाँ है ना भाई? वो भी सर्विस है, क्लियर? और डिस्पोजल, मैंने अपने बिजनेस के सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, सारे नए ले आए बेटा, हाँ है ना सर? क्लियर? जैसे आपका बैच शुरू होने से पहले सर इसमें से 6 एसी रिप्लेस कराया हमने सर, हाँ है ना बेटा? और जो पुराना एसी तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दिए, क्लियर? तो जो डिस्पोज ऑफ किए वो भी क्या है? सप्लाई है मालिक, बिजनेस के एसेट हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों, क्लियर? वो भी क्या है? सप्लाई। अरे क्लियर? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वॉट? गुड्स और सर्विस और बोथ। यहां तक समझना है बच्चों आपको? क्लियर? ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स हो या सर्विसेज हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा, क्लियर? सर अगर आपने सप्लाई किया तो जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा, जीएसटी लग जाएगा बेटा। अच्छा, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में अभी नहीं बता रहा आपको बेटा,
ठीक है, बुक में दे रखी मैंने आपको अच्छे से, पर आपको अभी नहीं पढ़ना है। अच्छा, मैं बुक से ही बता दूंगा आपको मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, एट द एंड मैंने क्या क्या पढ़ा दिया ये आपको बताऊंगा लास्ट में मैं। ओके, क्लियर, ध्यान दे बच्चों। सरकार, अच्छा ये समझ में आ रहा बेटा ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो आपको, या बुक ओपन करके बताऊं, देखो ये लिखा है, देखो बच्चों, ऐसा समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? ठीक। सर, गुड्स और सर्विस और बोथ, when such supplies are made or agreed to be made, supplies made or agreed to be made, मैंने सप्लाई कर दिया, वो तो सप्लाई है ही है, मैंने सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया, वो भी सप्लाई है, मैंने प्यार किया, मैं प्यार करने के लिए एग्री कर दिया, दोनों क्या है सर? सप्लाई। हाँ है ना भाई, एग्रीड। अगर आपने एग्री कर लिया तो भी क्या है? सप्लाई। 2 मिनट विजुअलाइज घर जाके करना बेटा, इसके बाद में आराम से। सप्लाईज मेड और अग्री टू बी मेड, मतलब सप्लाई करने के लिए एग्री कर लिया तो भी सप्लाई हो गया, जीएसटी पे करो। सप्लाई बाद में करना, एग्री करना पहले जीएसटी पे करो। एग्जांपल मैं समझाता हूं बेटा। सर, अगर मैंने आपसे कोई एडवांस पेमेंट ले लिया, क्या ले लिया मालिक? जैसे कोचिंग सर्विस के लिए हमने एकतम एकेडमी से, एकतम एकेडमी ने आपसे एडवांस फी ले लिया बेटा, सर्विस सप्लाई करने से पहले ही आपने एडमिशन ले लिया बेटा, और हाँ ना, 1-1 महीने पहले आपने एडमिशन ले लिया बच्चों, फीस पे कर दिया, क्लियर। मंगल ने एग्री किया, एकतम एकेडमी ने एग्री किया कि हम सप्लाई करेंगे, है ना। और जिस महीने में आपने हमको फी पे किया था, एडवांस पे किया था, उस महीने में हमने एग्री किया था बेटा, उसी महीने में टैक्स की लाइबिलिटी आ गई थी बेटा हमारी। कोचिंग सर्विस भले आज चालू हुई है बच्चा आपके लिए, आपने 3 महीने पहले एडमिशन लिया, हमने 3 महीने पहले उस पर जीएसटी पे कर दिया बेटा ऑलरेडी, क्लियर। गवर्नमेंट ने क्या लिखा बेटा? सप्लाईज मेड और अग्रीड टू बी मेड। यहां तक समझ में आया बेटा आपको ये? और इसको डिटेल में बात करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, तब और बात करूंगा मैं, इसको लिंक कर दूंगा बेटा, वहां पे दिमाग खराब एकदम, क्लियर। ऐसा लिंक करूंगा दिमाग खराब बेटा। और हाँ ना भाई, सर एक एक वर्ड का ऐसा ऑपरेशन होगा, कहां से आया, क्यों आया और कैसे लिखा है उसको, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, बस ध्यान इधर रखना बेटा। When supplies are made or agreed to be made, यहां तक क्लियर है बेटा आपको? By a person, by a person, पता है the term person, the term person includes, means नहीं, person includes individual, HUF, AOP, BOI, part, क्या बोला आपने? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, हाँ, पार्टनरशिप फर्म, LLP, पता है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये सब भी कवर है सर। पर्सन की डेफिनेशन, और ऊपर क्या लिखा बेटा? इंक्लूड्स। एक भी पर्सन नहीं छोड़ा बेटा इसके अंदर, क्यों? अगर वो सप्लाई के स्कोप से निकल गया तो जीएसटी फ्री हो गया बेटा, हाँ है ना। वो यहां लिख के घूमेगा क्या, मैं तो जीएसटी फ्री हूं बेटा, अबे ओ, अरे हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात? इसलिए पर्सन इंक्लूड्स ऑल दिस, एवरीबॉडी बेटा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अगर कोई गुड्स या सर्विस बेची तो भी लगेगा जीएसटी बेटा, समझे मेरी बात? भले ही वो जन कल्याण के लिए हो बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट में, वी डोंट केयर। हाँ, आगे जाके बात करेंगे, अगर किसी को एग्जाम किया होगा तो बात करेंगे सर आगे जाके, हाँ है ना भाई सर। बाकी टेक्स्ट की कवरेज में तो सब कुछ आ गया बच्चों, ओके बेटा, क्लियर, पक्का मालिक? ठीक सर। सर, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a, एक मिनट, सप्लाईज मेड फॉर अ, अरे यार अच्छे से आवाज नहीं आ रही, सप्लाईज मेड फॉर अ, व्हाट डू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। मैंने तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया, अगर उसने भी तेरे लिए कुछ किया इसलिए तूने वो किया था, तो ऐसे केस में वो प्यार नहीं हो, सप्लाई लगेगा जीएसटी। सर समझा मेरी बात?
देना लेना है तो सप्लाई है। क्लियर? निस्वार्थ भाव से किया तो सर ऐसे केस में सप्लाई नहीं है। अभी बात करते धीरे धीरे। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न विच मे बी इन मनी, मे नॉट बी इन मनी। कंसिडरेशन मे बी इन मनी, मे बी इन काइंड। हाँ, सही समय पे सही समझ रहे हो बेटा आप, वेरी गुड। रिटर्न फाइल कर देना बेटा घर जाके। सर सप्लाईज मेड फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए काम किया। ध्यान ध्यान ध्यान, अभी मजा आएगा। कंसिडरेशन के लिए, प्लीज सर, हो सकता है एक ही वर्ड को मैं 4 बार बुलवाऊं आपसे बेटा, बोलना है। क्लियर? और हंसते हंसते ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सर, मजा आएगा सर आपको। ओके सर, देखो हंसी मजाक अपनी जगह है सर, बट सर चीज के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ लेवल तक भी ले आना बहुत जरूरी सर, ठीक है? और वो हंसते हंसते ले जाऊंगा, मेरी गारंटी सर आपसे। ध्यान पर रहना चाहिए सर। सप्लाई इज मेड फॉर अ, अभी 15-20 मिनट बात चलेगी सर इस पे, कल एक वर्ड पे। सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं। प्लीज सर, आई नीड दिस वर्ड टू बी रिपीटेड। ओके सर, मोबाइल साइड में सर। सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया। मेरी भावनाओं को समझना बेटा, इन वर्ड्स को समझना। इन वर्ड्स को 3 बार 4 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई बात होगी सर, ठीक है? पहले यहां तक उतारो, जय हिंद तक, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे। सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया तो सप्लाई नहीं है। तो सर फॉर अ ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया। दिल से पूछना, क्या कंसिडरेशन के लिए काम किया? अगर हां तो सप्लाई है, अगर ना सप्लाई नहीं है। आपने हमको फीस दिया ना, इसलिए हमने पढ़ाया ना सर। भले अच्छा पढ़ा है बेकार पढ़ा है, पढ़ाने के लिए फीस दिया ना सर आपने। हमने फीस के लिए पढ़ाया ना सर आपको। सप्लाई, बात खत्म बेटा। जीएसटी लगेगा। पर नीचे रोड पे आपसे किसने पूछा कि माहौल कौन बनाता है? क्लियर? और आपने उसको फ्री की एडवाइस बांट दी। कोई कंसिडरेशन के लिए काम किया था बेटा? आपने किससे पूछा, या किसने आपसे पूछा शिवाजी नगर का रास्ता किधर है? आपने उसको बता दिया कि नाक के सीध में चला जा, नाक के सीध में चला जा, जहां जाएगा वो बस। सर सुनना बात ध्यान से, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं। सरकार कह रहा हूं, कुछ कुछ चीजें आप भी मुझे पढ़ाओगे बेटा, एंड दैट टू विदाउट कंसिडरेशन। हाँ है ना भाई? सुना, 1 मिनट होशियारी। मान लो आपसे किसने नीचे पूछा कि शिवाजी नगर का रास्ता किधर है, आपने उसको बता दिया कि ये रास्ता है, यहां चला जाए बेटा। क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या उस पर जीएसटी लगेगा? उसने कुछ पूछा, आपने एडवाइस दी बेटा, बट दैट वाज नॉट फॉर अ, कोई सप्लाई नहीं है। सोचो अगर फॉर अ कंसिडरेशन नहीं होता तो सर दो दोस्तों को आपस में बात करना बंद हो जाता है। हाँ है ना? वो पूछता आपसे कोई दोस्त, यार मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कहा, उसका मतलब क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, वरना जीएसटी लग जाएगा। हाँ है ना भाई? सप्लाई शुड बी फॉर अ, आओ धीरे 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 चढ़ती बेटा। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। भगवान के मंदिर गए और हाथ जोड़ के बोला, भगवान इस बार तो पास करा देना, ये 100 रुपए। क्या फी पे किया? क्या फीस पे किया है? आवाज नहीं आ रही हुई। क्या भगवान ने फीस लिया है कि पैसा दे पास हो जाएगा ऐसा? क्या जीएसटी लगेगा? आवाज नहीं आ रही हुई। नो जीएसटी विल बी चार्ज। और ऐसे केस में कोई फीस नहीं पे किया आपने बेटा। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बेटा, वहां आपने डोनेशन दिया, वहां आपने डोनेशन दिया। क्या फीस है?
क्या वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई सर्विस दी जिसकी वजह से उसने कोई फी चार्ज किया आपसे? आवाज ढंग से नहीं आ रही सर। क्या जीएसटी लगेगा उस पर सर? सर मान लो आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कोई डोनेशन दिया और सर उसने, होता ना कई बार मंदिर वगैरह में देखना आप सर, कहीं पे वॉल पे या कहीं पे लिखते हैं कि इन द मेमोरीज ऑफ लेट, क्या नाम सर? वहां मतलब अरे आपने किसका नाम देखा? मैं वो पूछ रहा सर। आप क्या बात कर, हम तो ऑलरेडी मर मिट चुके हैं सर। सरकार मैं नहीं मारता बेटा। सर पॉइंट ये है कि मान लो सर वहां लिखा है कि ₹1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम ब्ला 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 पर्सन, वी आर थैंकफुल टू देम टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, उन्होंने ये लिखा है। क्या आपकी पब्लिसिटी करी वहां पे बेटा? क्या उस पब्लिसिटी के लिए आपने पैसा दिया है बेटा? सर तो ऐसे केस में वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपको कोई पब्लिसिटी की सर्विसेज नहीं दी है, मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दी है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना भाई? पर मान लो हमारा एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर, एक मंदिर है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हम बेटा, वहां पे कोई एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाला है जहां लाखों लोग आएंगे, और सर आपने मुझे अप्रोच किया, मंगल 10 लाख रुपए दूंगा, यहां पे बस लिखवा दे क्या, बेस्ट क्लासेस फॉर सीए कोचिंग ब्ला 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 अकेडमी। एक तुमको जरूरत नहीं बेटा, आपको पता है ना सर। पॉइंट मेरा आपसे ये, अब मुझे बताओ उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने एग्री कर लिया कि ठीक है हम लिखवा देंगे साहब, बदले में 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज आ रही हो? जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर? क्यों? कुछ करने के लिए फीस लिया है। क्लियर? मार्केटिंग, सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बच्चों। हाँ है ना भाई? सर चैरिटी पुण्य का काम पुण्य के लिए किया है तो सर जीएसटी नहीं लगेगा। पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया है तो जीएसटी लगेगा। अब सर भले ही मैं वहां लिख दूं क्या, अ डोनेशन ऑफ ₹10 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम ब्ला 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 अकेडमी, क्या वो डोनेशन है क्या? नाम कुछ भी लिखने से काम होता है क्या बेटा? क्लियर? वो कंसिडरेशन है ना बेटा। सर अगर वो 10 लाख नहीं देगा तो नाम लिखेगा क्या बेटा? दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू राइट देयर नेम टू शो टू द पब्लिक। हाँ है ना भाई? वो पब्लिसिटी करने के लिए ऑब्लाइज थे। 10 लाख रुपए लिए उसने बेटा। जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर? जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर? हाँ, आपने 10 लाख रुपए दिए होते और उसने केवल थैंक यू बोलने के लिए आपका नाम लिखा होता बेटा वहां पे, जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड। वो किसी ऑब्लिगेशन नहीं थे कि नहीं नाम लिखना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं है। अब भले वहां पे कुछ भी नाम लिख दो, वो डोनेशन है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। उसने कंसिडरेशन के लिए काम नहीं किया, उसने फीस के लिए काम नहीं किया, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ या ना? यस या नो? पक्का? डन सर। चलिए सर एक मस्त एग्जांपल लेते सर, मस्त लो एकदम एग्जांपल, माहौल वाला सर। चलिए सर प्रतापगढ़, क्या नाम सर? हर्ष। यस प्लीज प्लीज सरकार, चलेगा एक मस्त एग्जांपल लू? शानदार, चलिए सर मजा आएगा इसको जीवन में देखे। सर हर्ष भाई, हर्ष भाई बोलिए एक बार सब जने। ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा, ओके सर? हर्ष, अच्छा समझिए, हर्ष, ठीक है बेटा, अब पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा। भाइयों के भाई, हर्ष भाई। अब सर हर्ष भाई राजस्थान प्रतापगढ़ से सर हमारे उदयपुर के पास है सर। सर वहां से ये पढ़ाई करने यहाँ आए बेटा, सीए करने आया बेटा। इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस बेटा, मान लो इनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस। सुनना बात। अब सर बच्चा सीए कर रहा है बेटा। जितना बड़ा बिजनेस होता है, जितनी बड़ी फैक्ट्री, जितना बड़ा कारोबार होता है साहब, उतनी ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उतनी ज्यादा टेंशन भी होती है बेटा। है ना मालिक?
सर पापा का बिजनेस जबरदस्त स्पीड से चल रहा है सर, शानदार। सर बच्चा सीए कर रहा है सर, मान लो सीए फाइनल में सर, हाँ है ना सर, सीए फाइनल में साहब आर्टिकलशिप कर रहा है और जबरदस्त काम हो रहा है सर, माहौल चल रहा है एकदम। अब सर जैसे जैसे पापा का बिजनेस बढ़ने लगा वैसे वैसे पापा की टेंशन और बढ़ने लगी साहब, पापा बड़ी टेंशन में रहने लगे सर। अब रोज पापा ऑफिस जाते, ये इधर कोचिंग आता, वो टेंशन हो जाते, ये माहौल के साथ आता बेटा। तो एक दिन इसे देखा नहीं गया, इसने पापा को बोला, पापा आखिर क्या टेंशन है आपके बिजनेस में, मुझे बताओ, आई विल सोल्व इट आउट, आई विल सॉल्व इट आउट। पापा ने बोला क्या बेटा, वापस बोलना एक बार इंग्लिश में। मतलब वो सालों से बिजनेस कर रहे हैं और कल का छोरा मुझे बताएगा बिजनेस कैसे करना है। पापा ने बोला दिमाग खराब मत कर, सीए पे ध्यान लगा। बाप को मत सिखा, ये मैं यहां नहीं बोल सकता बेटा सर। तो साहब पापा ने इसकी बात सुनी नहीं, इसने बोला पापा आपको नहीं पता, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, मैं बड़ी बड़ी कंसर्न की आर्टिकलशिप में ऑडिट करता हूं, आपको क्या पता। पापा बोला दिमाग खराब कर, पढ़ाई कर, और सीए पे दिमाग लगा, वहां कोचिंग ढंग से पढ़ और अच्छे से पास हो, फिर बात करेंगे। पापा ने अल्टीमेटली इसको काउंट किया ही नहीं सर, इसको गिना ही नहीं और निकल गए बिजनेस के लिए बेटा। और साहब इसका भी दिमाग खराब। एंड सर, हाँ वो एनिमल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, देखिए आपने बहुत भारी दिमाग खराब बेटा। सरकार, सर सर सर, अब मालिक सर, और इसके भी सिर पे जुनून चढ़ गया एनिमल की तरह बेटा, और इसने बोला और किसी को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, इनको जरूर सीए करके दिखाना है। और इन्होंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि मैं भी सीए करके बताता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे बोलते हैं मेरे को, फिर मेरी हर बात इनको सुननी पड़ेगी। और बच्चा दिन रात पढ़ाई करने लग गया, सही डायरेक्शन पे लग गया, एकतम एकेडमी आ गया, सही जगह पहुंच गया। और देखते ही देखते जब एग्जाम्स आए और रिजल्ट आया और हर्ष सीए हर्ष हो गए, हर्ष सीए हर्ष बन गए। अरे पार्टी जस्ट माहौल मैं दूंगा सर आपको, टेंशन मत लो सर आप। और सरकार आप सोचो, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक, सीए फाइनल, माहौल एकदम जबरदस्त शानदार, एंड सर सीए हर्ष। पापा भी बोले मेरा बेटा सीए। 4-5 दिन खूब जश्न बना, माहौल जबरदस्त शानदार, फिर ये होश में आया। और सर फिर पापा से बोला, पापा अब मुझे बताओ आपके बिजनेस की क्या टेंशन, समस्या क्या है, समाधान हम देंगे। पापा ने बोला जॉब लग गई, चल दिमाग खराब मत कर। क्या हो, आपने क्या बोला था बाप को, क्या बोला था? हाँ सीए है, ठीक है, क्लियर है सर, कोई लोड नहीं, सीए होगा तो होगा, वी डोंट केयर, तू सीए में सीए का बाप। अगर आपको ये फीलिंग आपके पापा को दिलवानी ना बेटा, पूरी मेहनत कर देना सर, दिस इज द राइट टाइम। क्लियर सर, देना जिस दिन एग्जाम के रिजल्ट आएंगे उस दिन आप किसी को प्रूव नहीं करोगे बेटा, क्लियर, रोज आप प्रूव कर रहे हो। देना मैंने बताया था आपको, आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सीए नहीं बनोगे, क्लियर, आप रोज सीए बन रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स को, अगर आपके पापा को आपको फील कराना कि मैं सीए का बाप हूं, क्लियर, तो सर मेहनत कर देना पूरी, आप मजे मस्ती से करो, कोई तकलीफ नहीं, पर राइट डायरेक्शन में सर। तो सरकार, पापा ने बोला वी डोंट केयर, तू तेरी जॉब पे ध्यान लगा, जॉब ढूंढ, सीए बन गया, आई डोंट केयर, मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। पापा ने मतलब सीए बनने के बाद भी इसकी बात नहीं सुनी। साहब पापा का बिजनेस और बढ़ता जा रहा है, पापा की टेंशन और बढ़ती जा रही है। एक दिन इससे रहा नहीं गया, इसने बड़ा इमोशनल हो गया, एनिमल मूवी की तरह।
इमोशनल हो गया और पापा को बोले पापा, और पापा नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता पापा, आपको आपके बिजनेस की टेंशन बतानी पड़ेगी, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं देख सकता। पापा ने बोला भैया बच्चा हाथ से निकला। पापा ने बोला बैठ, नहीं बैठूंगा, ठीक है खड़ा रहे बस, कोई बात नहीं। अब साहब पापा ने इसको बिजनेस की प्रॉब्लम बताना चालू किया, और साहब पापा ने बताया कि सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट है उनको बुलाए, जिस दिन ऑर्डर दिया उसके 2 दिन के अंदर माल आना चाहिए, और ये ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ, हमने एडवांस पेमेंट करते थे, माल आता नहीं, जो क्वालिटी मांगा वो क्वालिटी आता नहीं है। इधर लेबर को समझावा, लेबर मानते नहीं है, इधर लेबर यूनियन का अलग झगड़ा चल रहा है, इधर हमारे जो मैनेजर्स है उनका झगड़ा अलग चल रहा है, उनको बोलते कुछ और है करते कुछ और है। इधर हम जब सप्लाई करते हैं, सप्लाई तो करते थे, रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है, रास्ते में पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली, हमने माल डिलीवर भी कर दिया, फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा, ऐसा वैसा, और वाह पापा ने इतनी टेंशन मत बता दी, इसमें आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, इसने बोला पापा एक काम करो, सप्लायर के साथ जो आपका एग्रीमेंट है उनमें ये टर्म्स चेंज करके ये वाली टर्म डालो। लेबर यूनियन के अंदर आप जो एग्रीमेंट करते हो लेबर के साथ में, उसमें इन टर्म्स को हटा के ये करो, शर्मा जी को यहां से हटा के वर्मा जी को लगाओ, वर्मा जी को हटा के यहाँ पे, नहीं शर्मा जी नहीं बेटा कोई और था। क्लियर एंड सर, इसने पूरा स्ट्रक्चर पापा को समझा दिया, ये काम करना है आपको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काम करना है, प्रोडक्शन के लिए ये वाला काम करना है, सप्लायर के साथ एग्रीमेंट में ये करना है, पेमेंट टर्म्स ये रखनी है, बैंक से बात ये करनी है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। 1 घंटे तक इसने ज्ञान बांट दिया। एंड में पापा ने बोला हो गया डन, चल निकल। मतलब अब तो तू शांत है, गुस्सा शांत हो गया, माहौल है तेरा, चल निकल अब फटाफट, मेरे को भी लेट हो रहा है, 1 घंटा और लेट किया तूने। क्लियर, मतलब पापा ने इसकी बात अभी भी नहीं मानी। अब साहब पापा, इसने बोला ठीक है, पापा ने बोला अपन ही भगवान तो अपन ही भगवान। क्लियर, अब साहब पापा का बिजनेस और बढ़ता जा रहा है, टेंशन इतनी हो रही है, धीरे धीरे बिजनेस जो स्ट्रक्चर था इतना बिगड़ता जा रहा है, धीरे धीरे पापा का बिजनेस लॉस में आने लग गया, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट अब लॉस मेकिंग बनने लग गई। इसने एक दिन पापा को बोला, पापा मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं बात मान लो, मुझे पता है कि आपकी फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप जो फैक्ट्री नहीं, तो कई बार मैं फैक्ट्री जाता हूं, मैं देखता हूं कहां पे क्या गलती हो रही है, मेरी बात अभी भी मान लो। अच्छा ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वैसे भी लॉस में जा रहे हो। क्लियर, मेरे से अभी फ्री हो जाओगे सर, अरे हाँ है ना। और एट द एंड पापा ने भी सोचा साहब ठीक है, अच्छा पापा ने भी बहुत सारे कंसल्टेंट हायर किए, बहुत सारे एडवाइजरी ली, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। एट द एंड पापा मान गए, और जैसे ही पापा ने इसकी बात मानी, अगले 1-2 महीने में पापा का पूरा बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। पापा के बिजनेस की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, माहौल जबरदस्त शानदार हो गया, एंड सर जो लॉस मेकिंग यूनिट थी वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट की तरफ बढ़ने लगी बहुत स्पीड से। सर पापा भी खुश, ये भी खुश, और साहब पापा ने बोला मेरा बेटा सीए, और पापा ने खुश होके इसको 10 लाख रुपए दे दिए, जा बेटा ऐश कर, मुझे पता है पिछले 4 साल में तूने कुछ नहीं किया है। साहब पार्टी बना, तूने पढ़ाई करी खूब, सर 10 लाख रुपए दिए, हाँ है ना भाई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस 10 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये स्टोरी समझ में नहीं पूरी आपको? ये स्टोरी के लिए मैंने नहीं पढ़ाया आपको, अब सुनो ध्यान से। सर लास्ट में किसका मैसेज लिख रहे हो? उठ गई क्या है? गुड मॉर्निंग। सोते तो पता रहता, पर कब उठते हो कि चले जाते हो पता ही नहीं पड़ता है। सर सुनना, सुना सुना, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? इस 10 लाख पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर इस 10 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर 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 प्लीज प्लीज, ये सर 2 मिनट का टाइम और चाहिए मेरे को। ये सर 10 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आप मुझे बताओ, इज इट सप्लाई और नॉट? क्या आपने जो काम किया था
आपने जो पापा को कंसल्टेंसी दी है, आपने जो एडवाइजरी दी, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन? वॉज इट फॉर अ कंसिडरेशन? नो। आपने पापा की खुशी के लिए काम किया था, आपने फीस के लिए काम नहीं किया था बेटा, है ना? दैट वॉज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। 10 लाख रुपए जो आया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज अ गिफ्ट, है ना भाई? कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर कहानी आगे कंटिन्यू होती है, बच्चा बिल्कुल खुश। अब सोचो जिंदगी में सीए बनने के बाद जिंदगी की पहली एडवाइस, वो भी पापा को, और वो भी धमाकेदार। क्या वैल्यू क्रिएट हो गई इसके माइंड में सर, क्या वैल्यू क्रिएट हो गई होगी इसके पापा के माइंड में सर, हाँ है ना भाई? तो ये भी सोच रहा था अब सीए बनने के बाद क्या करे क्या करे क्या करे। तो सर इसने भी अच्छी लाइन मिल गई, और सर इसने सोच लिया क्या मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट बन जाता हूं साहब, बिजनेस एडवाइजरी मेरी अच्छी होती है सर, इंप्लीमेंट करके देख लिया सर, हाँ है ना भाई? तो इसने भी अपना ऑफिस खोल दिया, हर्ष द कंसल्टेंट। जैसे था ना सिंबाद द सेलर, ऐसे ही हर्ष द कंसल्टेंट सर, ऐसा इसने ऑफिस खोल दिया बिजनेस कंसल्टेंसी का बेटा। 2-3 दिन हुए, फिर पापा आए ऑफिस में, सुनना बात ध्यान से। अब पापा उनकी फैक्ट्री के बारे में कुछ इससे पूछ रहे थे, एडवाइस ले रहे थे। जैसे ही पापा ने पूछना शुरू किया, इसने अपना लैपटॉप ओपन किया और उस पर काम करना चालू कर दिया। पापा की बात सुन ही नहीं रहा है, ये पता नहीं काम पे ध्यान दे रहा है और कुछ काम उधर ही ध्यान है इसका। सब पापा को 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, पापा भी रुके। पापा ने कहा ठीक है कोई अर्जेंट काम होगा। 1 घंटा हो गया, पापा ने बोला बिजी है क्या? इसने बोला ठीक है बाद में हूँ, और पापा पापा है सब चले गए। अच्छा नेक्स्ट डे वापस आए पापा, जैसे आए वापस वही कहानी चालू। पापा ने कहा ठीक है गजब बिजी साहब ये। अच्छा घर पे रात को खाना साथ में खाते हैं, पर वहां पे बिजनेस की बात नहीं करते। ठीक है साहब। अब 2-3 बार ऐसा हो गया, पापा ऑफिस आए और लैपटॉप ओपन करके पता नहीं क्या काम करने लग गया, पापा की बात सुनता ही नहीं, इग्नोर कर रहा उनको मतलब। ठीक है साहब। अब साहब एक दिन पापा ने खाना खाते खाते बोल दिया बच्चा बड़ा हो गया, बहुत बिजी हो गया है, ऐसे टोंट मारते ना। पापा ने बोला ऐसी बात नहीं। इसने बोला पापा ऐसी बात नहीं है, आपके लिए तो हमेशा मैं बच्चा ही रहूंगा ना। इसने बोला पापा आपका बिजनेस बढ़िया है यार, फैक्ट्री है, जो गुड्स खरीदेगा पैसा देगा, बात खत्म। हमारे कौन सी फैक्ट्री है, वी आर द कंसल्टेंट, जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। पापा बोला हाँ ठीक है, बस बात खत्म कर दी। आगे कुछ बोला नहीं, दूसरी बात करना चालू कर दिया। फिर पापा रात को जब न्यूज देख रहे थे, रात को सो रहे थे, टीवी देखते देखते विचार आया बाद में। सोचा कि यार मैं 2-3 दिन से इसके ऑफिस जा रहा हूँ, इग्नोर कर रहा है, और आज खाना खाते खाते बोलता है जो हमारा टाइम लेगा पैसा देगा, बात खत्म। दिमाग की बत्ती जली। बच्चा क्या कहना चाह रहा है? पैसा लगेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पापा इसके ऑफिस में पहुंच गए। क्यों रे हर्षु, बाप से पैसे लेगा, मेरे से फीस की बात कर रहा है, तुम मेरे से फीस लेगा? इसने बोला पापा समझदार को इशारा ही काफी है, मतलब तुम मेरे से फीस लेगा? हाँ पापा हाँ। तुम मेरे से क्यों पापा? जब मैं सीए नहीं था आपने कितने सारे कंसल्टेंट हायर किए, उन्होंने फ्री में काम किया? नहीं। आपने मेरे को उस टाइम काउंट किया? नहीं। मेरे को पैसा चाहिए, तू मेरे से पैसा ले? हाँ लेना है, पैसा चाहिए। मम्मी कहती देख पापा सीए नहीं फिर भी कितना कमा रहे, तूने क्या कर लिया सीए बनने के बाद? मेरे को पैसा चाहिए, आई डोंट केयर। क्लियर? अब साहब पापा बोला ठीक है ले लेना। नहीं ले लेना नहीं, एग्रीमेंट पे साइन करो। मुझे बचपन में कितनी बार बुलाया आपने कि खिलौने दिलाऊंगा दिलाऊंगा दिलाऊंगा, नहीं। और मालिक इसने पापा से एग्रीमेंट साइन करा दिया। पापा ने से पूछा फीस कितना? इसने बोला साल का 50 लाख, 50 पेटी। पापा बोला पागल हो गए क्या? इसने बोला क्यों, आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा वो दिख नहीं रहा, मेरे 50 लाख दिख रहे आपको। क्लियर? इसने पापा ने बोला कुछ तो कम कर। इसने पापा के ऑफिस से एक बोर्ड था बेटा, वो लाके अपने ऑफिस में लगाया हुआ था। उस पर लिखा हुआ था राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक डिस्काउंट मना है। मतलब जीवन में कभी भी ये बार्गेनिंग नहीं करेगा। पापा के ऑफिस से लाया था वो बोर्ड बेटा। पापा समझ गए बार्गेनिंग की बात नहीं आएगी।
जीवन में कभी ना हो पाएगा बेटा, पप्पू पास नहीं हुआ सर। अब सरकार अल्टीमेटली पापा को भी पता कि एडवाइजरी तो इसकी काम आ रही सर। पापा ने एग्रीमेंट साइन कर दिया और जैसे एग्रीमेंट साइन किया इसने जंगली रमी खेलना बंद किया। लैपटॉप पे क्या करता जंगली रमी खेल रहा था बेटा, ये काम तो कुछ था नहीं बेटा, नया नया ऑफिस था। क्लियर एंड सर पापा के बिजनेस में लग गया फुल ऑन, पूरी एनर्जी के साथ में, शानदार तरीके से पूरी पॉजिटिव एनर्जी लगा दी इसने अपने बिजनेस में पापा के। एंड सर 3 महीने के अंदर अंदर पापा का सिस्टम, जितना भी बिजनेस का पूरे सिस्टम था, इंटरनल कंट्रोल्स इतने शानदार सेट किए कि सर पूरा बिजनेस ऑटोमेटेड मोड पे आ गया। एंड सर पापा को बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया इसने। एंड डायरेक्ट पापा को केवल मोबाइल एप्लीकेशन बेस ऐसा काम किया कि पापा को केवल कंट्रोलिंग के लिए देखना पड़ता है कहां पे क्या काम हो रहा है, एक चेक के बाद दूसरा चेक लगा दिया, कंट्रोलिंग इस तरह की सेट करी, माहौल जबरदस्त शानदार। एंड सर पापा भी खुश, ये भी खुश। सर 3-4 महीने बाद इसने अपने ऑफिस से किसी एक बंदे को भेजा पापा के ऑफिस में और बिल लेके भेज दिया 50 लाख प्लस जीएसटी। पापा ऑफिस में न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, बंदा आया ऑफिस से, अंकल। बोले यस अंकल, वो हर्ष सर ने भेजा है। बोलो बोलो, ये बिल भेजा है। क्या है? ठीक रख चल। वो चला आया, इससे पूछा, हर्ष ने पूछा ऑफिस में क्या हुआ? बोला हाँ अंकल ने बोला रख चल, मैं चला आया। ठीक है मालिक सर, और 50 लाख का बिल दे दिया। हाँ है ना भाई? ठीक है। इसने बोला पेमेंट, बोला अंकल ने बोला चल तो हम भी चलाए। बोले ठीक है कल जाना पेमेंट लेके आना। अंकल वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, बंदा गया, बोला अंकल, बोला हाँ वो हर्ष सर ने भेजा। हाँ तो? नहीं अंकल वो कल बिल दिया था ना। हाँ दिया था। हाँ तो? अंकल वो पेमेंट, बोला हाँ कर देंगे चल। चला आया, इसको आके बताया कि अंकल ने बोला हाँ कर देंगे। बोला ठीक है 2-3 दिन बाद वापस जाना, और अब अगर बोले ना हाँ कर देंगे तो बोलना पेमेंट कर देंगे नहीं, पेमेंट चाहिए, बोल के आना साहब, लेके आना पेमेंट। ठीक है साहब। 2-3 दिन बाद बंदा वापस गया, अंकल वही, अंकल वो बिल का पेमेंट करना था। बोला हाँ कर देंगे। अगर अंकल वापस से न्यूज पेपर पढ़ने लग गए, वो अखबार नीचे करके बोलता अंकल अंकल पेमेंट कर देंगे नहीं, पेमेंट चाहिए। पाहिजे म्हणजे पाहिजे। बोला अभी क्या भी? बोला हाँ इधर चप, मिला पेमेंट चल। बंदा चला आया, ऑफिस आके हर्ष भैया ने पूछा ले आया पेमेंट? बोले यार देख अंकल ने मारा। बोला कोई बात नहीं, मूड खराब होगा, कई बार घर पे मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, कल जाना। बोले मैं नहीं जाऊंगा पेमेंट लेने। 2-3 दिन बाद ये खुद गया। साहब ऑफिस गया पापा के, इधर उधर की बात कर रहे थे दोनों। अच्छा पापा को भी पता है किस लिए आया, इसको भी पता पापा को पता है कि क्यों आया, पर पेमेंट की बात नहीं कर रहा, इधर उधर की बात कर रहे हैं, सब कैसा चल रहा है ये वो सब इधर उधर की बातें। फिर लास्ट में इसने बोला पापा वो ऑफिस से बंदे को भेजा था, वो पेमेंट कर दिया क्या आपने? पापा बोला नहीं। तो पापा वो कर दो ना यार, आपके अकाउंट में वैसे ही पैसे पड़े बहुत सारे, करोड़ों रुपए पड़े। हाँ कर देंगे। पापा क्या कर देंगे? पेमेंट तो करना ही है आपको, कर दो ना पेमेंट। बोला हाँ कर देंगे। पापा क्या कर दोगे पेमेंट यार, अभी करना पेमेंट मेरे को तो। आवाज नीचे रख, आवाज नीचे। सुनाई दे रहा है? दे रहा नहीं हो सरकार। इसने बोला पापा पेमेंट चाहिए अभी। बोला नहीं कर रहा। पापा ने क्या बोला? अरे पापा गुस्सा क्यों रहे, बाद में कर देना। बाद में भी नहीं करूंगा। अरे पापा ऐसा नाराज में तो बैड डेप्ट। पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। कर दिया। नहीं पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या करेगा? मम्मी को बोलेगा जा बोल दे। और 1 रुपया नहीं दिया, 100% बैड डेप्ट। आप मुझे बताओ अब इस 50 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? दिस माय क्वेश्चन। हाँ जी लगेगा कि नहीं लगेगा? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडर। अब इस पे आंसर में मत सोचो बेटा, पहले लो को सोचिए बेटा।
कोई भी सप्लाई कब होता है बेटा? व्हेन सप्लाईज आर मेड फॉर अ, आवाज ढंग से नहीं आई, सप्लाईज आर मेड फॉर अ, क्या आपने जो सप्लाई किया इस वाले केस में, क्या आपने सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन किया था? आवाज नहीं आ रही सर। क्या आपने सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन किया था? यस। बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? है, बात खत्म। मतलब उस 50 लाख पर 18% मान लो होता है कितना? 9 लाख रुपए मम्मी से लोन लेके टैक्स पे करना पड़ा, पर पे करना पड़ेगा जेब से। वी डोंट केयर क्लाइंट पैसा दे या ना दे। समझे कि नहीं समझे? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन के लिए। आप अपने दिल से पूछ लेना कि कंसिडरेशन के लिए काम किया गया। अगर आपका दिल कहते हाँ तो जीएसटी लगेगा, दिल कहते ना जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। मतलब फर्स्ट के सोचिए आप, आपने 10 लाख रुपए पापा ने दिया था बेटा इसको, पापा ने खुश होकर 10 लाख रुपए दिए थे, फिर भी जीएसटी नहीं लगा था। इधर 50 लाख नहीं दिए, फिर भी जीएसटी, मतलब केवल पैसा आया कि नहीं आया उसे कंसर्न नहीं है। केवल बैंक अकाउंट देख के सर उस बैंक में कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, केवल ये देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। सप्लाई है कि नहीं उसके देखने के लिए क्या समझना पड़ेगा? सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन है कि नहीं है। आई होप पूरी पिक्चर आपकी पॉकेट में आ गई। यस या नो? हाँ ना सर? अरे पक्का सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। सर आप मुझे बताओ, मंदिर में डोनेशन दिया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, क्या उसने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसने पैसा रिसीव किया है क्या वो कंसिडरेशन रिसीव किया है? क्या उन्होंने एग्री किया को सप्लाई करने के लिए? सर नहीं। पर यही अगर उन्होंने नाम लिखने के लिए, आपकी बिजनेस का पब्लिसिटी करने के लिए अगर नाम लिखा होता बेटा, क्लियर, उसके लिए 10 लाख रुपए लिए होते आपसे। बेटा बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? सर आप दिल से पूछ लेना कि इज इट फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट। अगर हाँ कहते तो सप्लाई है, नहीं तो सप्लाई नहीं है। देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन बेटा। क्यों काम किया? कंसिडरेशन के लिए। एंड शुड नॉट बी एनी इनडायरेक्ट लिंक एंड शुड नॉट बी एनी कैजुअल लिंक। जैसे पापा ने खुश होकर 10 लाख दिए थे बेटा, अच्छा आज तक तो 10 लाख नहीं दिए बेटा इसको, अब 10 लाख क्यों दिए बेटा? वो इसने जो काम किया उससे खुश होकर दिए बेटा, पर एक कैजुअल लिंक है उससे, इनडायरेक्ट लिंक है। पर सर इसने जो काम किया वो पैसे के लिए नहीं किया था बेटा। हाँ ना भाई? देयर शुड बी डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन। देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। भारत माता की जय। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन वाला पॉइंट समझना है बेटा आपको ये? अरे हाँ है ना? मेरी गारंटी है जीवन में एक भी क्वेश्चन आ जाए और आपका आंसर गलत होगा तो मेरी गारंटी सर आपसे, वारंटी नहीं गारंटी है। हाँ है ना? अब सर जीवन में टाटा, बिरला, रिलायंस किसकी बड़ी बड़ी बातें करनी कर लेना सर, आपका आंसर 100% सही होगा। बस आप सोच के आंसर देना, आपके दिल से पूछना बेटा, दिमाग से नहीं। दिल से पूछना है सप्लाई है कि नहीं है, सोच के बताना। और अगर आपने सोच के आंसर दिया, मेरी गारंटी कभी गलत आंसर नहीं होगा बेटा। क्लियर? ये मंदिर के डोनेशन वाला जो पॉइंट था ना बेटा, दिस इज द सर्कुलर गिवन बाय द सीबीआईसी बेटा। क्लियर? हम सर्कुलर याद नहीं करते, हम सर्कुलर सॉल्व करते हैं। हाँ ना बच्चों? क्लियर? तो सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों आपको? क्लियर? तो सर सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ये रहेगा आपके लिए सस्पेंस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। आई होप मजा आया सर आपको। क्लियर? मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच सर।